রেকর্ডিং স্টার্ট হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। ओके सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा तो सर आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो क्लास है उस पे क्या बात करना है सर? हम लोग ना लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रहे थे। आई होप आप लोगों को याद होगा कि लास्ट फ्यू लेक्चर्स हम लोग बेसिकली पूरा लिवरेज पे टाइम स्पेंड किए। अब लिवरेज क्या है, लिवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर क्वेश्चन आंसर कैसा हो सकता है, वो भी प्रैक्टिस हुआ। लेकिन कुछ होमवर्क भी था, मैं डिस्कस करूंगा सर बाद में। लेकिन आज एक न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं बोला था ना कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब मुझे बात करना है, ऐसा आइडिया मिला था आप लोग। याद है कि नहीं है आप लोगों को, बोलो। लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बोला था। आज मैं आप लोगों के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर एज वेल एज लेवरेज दोनों में चर्चा करूंगा। ठीक है? आवाज आ रहा है क्या मेरा? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं হ্যাঁ आ रहा স্যার। है? संपद तो आवाज ही बची ना। शालिनी, क्या वे लोग कनेक्टेड है कि नहीं? ओके सर। यस सर। अगर बोलो। ओके ओके ठीक है। बस आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को, मैं वही पूछ रहा था। ठीक है सर, मुझे ऐसा लगा कि कनेक्टेड नहीं है। तो चलो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। सर आई होप कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो। हेलो। यस सर। ओके सर। तो सर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था लेवरेज, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है? तो एक सेकेंड, क्या हो गया? ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? ये 2-3 जन बोल रहे हैं ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो सर सबसे पहले ना एक चीज आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब एक ऑर्गेनाइजेशन पे कोई बंदा अपना बिजनेस का फाइनेंस को टैकल करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत जरूरी भी है। मतलब चाहे आप कंपनी चलाओ या ना चलाओ, बट ये किसी को भी आप सजेस्ट कर सकते हो बिजनेस को टैकल करने के लिए। ऐसे बड़े कंपनीज के लिए फाइनेंस मैनेज करना जरूरी हो जाता है। तो बिग सा क्वेश्चन ये है कि सर क्या छोटा मोटा कंपनीज या छोटा मोटा बिजनेस के लिए फाइनेंस मैनेज करना जरूरी नहीं है? क्या हम लोग घर के लिए फाइनेंस मैनेज नहीं कर सकते? हाँ सर, फाइनेंस मतलब पर्सनल फाइनेंस अलग चीज होते हैं थोड़ा सा। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो पर्सनल फाइनेंस को बताते हैं, जहाँ पर आप कितना इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हो, कहाँ से फाइनेंस कर सकते हो। बट यहाँ पर कंपनी का बात चल रहा है, जहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन लेना पड़ता है और कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई आपका कंपनी आपका कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा मेंटेन करेगा। ठीक है? आपका कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा मेंटेन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। क्यों? गुड बिग इवनिंग सर। क्वेश्चन। यस, गुड इवनिंग नील। एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ये मैं आपको आगे आगे डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है? यही सब डिस्कस होने वाला है सर। ठीक है? कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का कुछ बहुत फेमस फेमस थ्योरीज है जो बड़े बड़े फाइनेंशियल गुरुज ने देखे गया है सर। ठीक है? वर्ल्ड वाइड पॉपुलर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने फाइनेंशियल कैपिटल मतलब फाइनेंशियल अप्रोच के बारे में बातचीत किया। ठीक है? फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोच के बारे में बातचीत किया, जिसमें
आपको नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मॉडिग्लनी एंड मिलर अप्रोच, ये बहुत फेमस है, एमएम थ्योरी के नाम पे जाना जाता है, एमएम हाइपोथेसिस या एमएम थ्योरी के नाम पे जाना जाता है। ये काफी पॉपुलर मतलब मैनेजमेंट गुरुज, फाइनेंस गुरुज जैसे। ट्रेड ऑफ थ्योरी, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑप्शनल कैपिटल ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। सर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर माने, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर माने आपको अपने बिजनेस के अंदर ऐसा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे वो बोलते हैं ना। ठीक ओके, है, ठीक। मे भी कुछ नेटवर्क ग्लिचेस था इसलिए देरी हुआ, ठीक है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैं जस्ट यही बता रहा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ना है, और कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली एक बिजनेस का कैपिटल मैनेजिंग क्राइटेरिया। सिंपल कहूं तो लोन एंड ओन का कॉन्सेप्ट, लोन प्लस ओन। ओन माने इक्विटी एंड लोन माने लोन, है ना। आप अपने बिजनेस के लिए दो जगह से मेनली पैसे जुगाड़ कर सकते हो। एक, आपके पास इक्विटी, अगर आपके पास खुद हो तो उसको इक्विटी कहेंगे। अच्छा, अगर आपके पास, तो आप किसी को आप इन्वेस्टर जुगाड़ करो। आजकल एक बहुत पॉपुलर शो है, सबको ही जानते होंगे, शार्क टैंक, नाम तो सुना ही होगा। क्या रे, नाम तो सुना ही होगा, ये सुन लो, है ना। आप शार्क टैंक के अंदर आप देखोगे, जब कोई अपना बिजनेस आइडिया लेके शार्क टैंक के अंदर अपना पिच देने आते हैं, मतलब वहां पर वो बताते हैं कि भाई उसको क्या बिजनेस आता है, क्या उन्होंने बनाया, क्या उनका सर्विस क्वालिटी है। तो वो बेसिकली पैसा रेज करने के लिए आते आते हैं ना। शार्क टैंक में जो भी बंदा आते हैं वो पैसा रेज करने के लिए आते हैं, यस और नो। ये স্যার, স্যার আমি একটা কোশ্চেন করতে পারি? हाँ, कौन ना। স্যার ওই যে গুরগাঁওতে তো এরকম একটা প্রতি বছর হয় না, যেটা যেখানে স্টার্টআপরা গুরগাঁওতে একটা কম্পিটিশনে আসে, যেখানে যেখানে নতুন আইডিয়া দেয়, সেটা তো সেমই। नॉट जस्ट इन गुड़गांव, नॉट जस्ट इन हाँ, गुड़गांव। ना ना, गुड़गांव मैंने इसलिए बोला क्योंकि गुड़गांव में मैंने सुना था कि पर ईयर कंपटीशन होता है, एक सडन का जुलाई के समय में यस सर, स्टार्टअप के लिए। होता है सर, गुड़गांव में होता है, आईआईटीज में होता है, आईआईएम्स के अंदर होता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे आईआईएम अहमदाबाद में भी होता है। और यहाँ पर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इसमें जो यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट करते हैं सब ग्लोबल, मतलब इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी जा सकता है। बड़े बड़े कंपनीज इसके अंदर होते हैं, जैसे कि फेसबुक, गूगल जैसे कंपनीज भी होते हैं। इंडिया का टॉप टॉप ऑर्गेनाइजेशंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपका आईसीआईसीआई, बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर से, रिलायंस वगैरह भी होते हैं। काफी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, टॉप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। बस आपको क्या करना है कि वहां पर जाके आपका बिजनेस मॉडल को एस्टेब्लिश करना है। आपको बताना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो रेवेन्यू कितना जनरेट कर सकता है। सबसे बड़ा चीज, रेवेन्यू से भी ज्यादा बड़ा बात होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपका जो सर्विस है वो क्या कोई सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दिस इज द बिग क्वेश्चन। बिकॉज जो जो पर्टिकुलर मॉडल कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, उस मॉडल को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। मैंने सिर्फ पैसा कमाना अगर ऑब्जेक्टिव है तो मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है, तो कभी भी आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं। किसी को लगता है कि नहीं चलो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, स्टार्टअप ओपन कर लेते हैं, और लिख के रख लो आप, मैं तो बोल रहा हूँ आप लिख के रख लो कि सर ने बताया क्लास में। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स माने आपके आसपास में देखो, जितना भी सोसाइटीज है, ठीक है, हर तरफ आप अपना दिमाग थोड़ा सा घुमाओ, आप उसमें ढूंढो कि क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने का कोशिश करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैं मोदी जी का एक मतलब हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, मैं उनका एक छोटा सा एक प्रोग्राम देख रहा था, मे बी आप लोगों ने भी देखा होगा, मे बी नॉट। तो
जैसे कि हमारे देश में सर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि मछुआरा आता है सर। मछुआरा समझते हो सर? मछुआरा माने जो मछली पकड़ने का काम करते हैं और मछली पकड़ के मार्केट में आके बेचते हैं, है ना सर? जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाली में हम लोग उसको बोलते हैं जेले। ठीक है, बंगाली में बोला जाता है जेले। ठीक है, और यस बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? ओके। না স্যার बंगाल আমার কম্পিউটার দ্বারা জয়েন করেছি তো ওটার জন্য। ओके, बंगाली में कहते हैं जेले और हिंदी में बोलते हैं मछुआरा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब वहां पर प्राइम मिनिस्टर एक जगह में एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था कि हमारे देश में जो मछुआरा है, आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा, उड़ीसा में, पूरा कोस्टल एरिया जो है इंडिया का, ये सब पूरा कोस्टल एरिया ना सर। इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उसमें तो आपको मछुआरा मिल ही जाएगा, है ना? और अलॉन्ग विद दैट, और इंडिया का तीनों साइड में कोस्टल एरिया है, और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ रिवर सिस्टम अच्छा है, जैसे बिहार में, बंगाल में, ठीक है, साउदर्न इंडियन स्टेट्स में, गुजरात के कुछ एरिया में, ठीक है, जहाँ रिवर सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी आपको मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं समुद्र वाला मछुआरा के बारे में पीएम बात कर रहे थे कि जब एक मछुआरा बोट लेके, ठीक है, फिशरमैन क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिशरमैन। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ जो मोदी जी बता रहे थे, मैं वही चीज आपको हल्का सा शेयर कर रहा हूँ, आपको स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इंडियन फिशरमैन, ठीक है, ये देखो सर, इनका क्या होता है ना सर, ये बोट लेके समुद्र के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे वेस्ट बंगाल में बॉकखाली या दीघा साइड में भी जाओगे ना, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इनको जो बोट लेके जाना पड़ता है, ठीक है, तो बोट किस पे चलता है, एनी आइडिया? जल्दी बोलो। ये जो बंदा बोट लेके समुद्र के अंदर जाते हैं, ये बोट किस पे चलता है? अरे बोलो ना सर। নরমাল আর কিছু কিছু বোটে ইঞ্জিন থাকবে। हाँ, वही इंजन रहेगा, मतलब वो इंजन में क्या लगता है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, केरोसिन लगता है, क्या लगता है? ডিজেল। डीजल। थैंक यू सर, बस यही मैं पूछ रहा था। अच्छा, मछुआरा के लिए डीजल कॉस्टली होगा, है ना? नो डाउट कॉस्टली है। अब एक मछुआरा को क्या क्या चैलेंज का सामना करना पड़ता है, द बिग थिंग सर, इनको बहुत सारा चैलेंज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक ओपन समुद्र में नेचुरल फोर्स के सामने इनको जाना पड़ता है। सो सबसे बड़ा चीज इनका डीजल क्या है, इनका कॉस्टिंग। ठीक है, मैं आपको फाइनेंशियल जोड़ रहा हूँ सर, मैं आपको फाइनेंशियल पॉइंट में लेके आ रहा हूँ। मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का मैं आपको मछुआरा नहीं बनाना चाहता। आप अपना जो भी है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो सर, आप फाइनेंस प्रोफेशनल्स बनो, सीएस बनो, सीएमए बनो, ठीक है, मैं आपको मछुआरा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक स्टार्टअप के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे स्टार्टअप बनते हैं, उसको प्रॉब्लम कैसे देखना चाहिए। 2 मिनट सुनोगे तो पता लगेगा, मोदी जी का सोच का भी आपको पता लगेगा कि मोदी जी किस तरह से इस बात को रखा है, और मैं उनसे इंस्पायरेशन, मतलब इसी तरह का आपको बता रहा हूँ। तो ये बोट जब अंदर जाते हैं, करीब 30-40 किलोमीटर समुद्र के अंदर ये लोग चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद इनको ये जो नेट होता है ना सर, ये नेट लेके जाना पड़ता है। तो एक स्टार्टअप को सोचना चाहिए कि जिस एरिया से जो भी बिलोंग करता है, ठीक है, जैसे कि अगर आप समुद्री एरिया से, समुद्र एरिया से बिलोंग करते हो, तो आपको सोचना चाहिए कि इनका नेट का जो इश्यूज है, जिससे मछली वो पकड़ते हैं, तो ये इनको कितना बेहतरीन से बेहतरीन नेट दिया जाए, वो भी चीप रेट में। ठीक है, ये एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये माछ पकड़ते हैं, जब इनके जाली में मछली पकड़ते हैं, इसके बाद ना इनको मछली रखना पड़ता है, इसे बोट के नीचे ही रखना पड़ता है। कहाँ रखेगा, ये जो बोट होता है ना, इसी के नीचे जगह होता है। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसे होते हैं कि इनको मछली पकड़ने के लिए 3 दिन 4 दिन समुद्र में रहना पड़ता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है। ये समुद्र में ही सो जाते हैं, समुद्र में ही ये रह जाते हैं, उसी के अंदर कहीं पर थोड़ा नोंगर लगा के टहलते टहलते ही ये सो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनको जब वापस आना होता है, तो उसके बीच में ये जो फिश है, ये काफी क्या है सर, ये पचनशील प्रोडक्ट है ना, मानी ये पच सकता है, खराब हो सकता है, सड़ सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सड़ जाएगा। तो मछली सड़ एफएमसीजी। सकता है। हाँ, क्या बोलो सर? एफएमसीजी। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर। नहीं नहीं, एफएमसीजी क्या होता है बाबू, गलत बोल रहे थे। एफएमसीजी तो पैकेज प्रोडक्ट को बोलते रहे बाबा, जो चीज पैकेज में होते हैं उसको एफएमसीजी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, दैट इज अ पैकेज प्रोडक्ट।
मैं मछली के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मछली जो ये तो कच्चा है, रॉ है, ठीक है, ये समुद्र में 3-4 दिन बाद रहेगा, उसके बाद जब ये कोस्टल एरिया में वापस वापस आएगा लैंड एरिया में, तो इतने दिन आते आते इसका काफी सारा मछली खराब हो सकता है। आप चैलेंज को समझो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ इन्वेंशन करना चाहिए कि ताकि बोट के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ जो सोलर सिस्टम के थ्रू से, क्योंकि समुद्र के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ सोचो कि ताकि बैटरी के अंदर या सोलर सिस्टम से उनको एनर्जी मिले, चार्ज करने का मौका मिले, और उसके ऊपर डिपेंड करके इनको फ्रीजर मिल जाए, ठीक है, जिसके अंदर मछली अच्छा रहेगा, ताकि जब ये वापस आए तो वही मछली मार्केट में उनको दाम मिले। ऐसा ना हो कि उनका सारा का सारा चीज लॉस हो जाए। आप बात समझ रहे हो सर? क्या आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया? तभी जाके आप स्टार्टअप कर सकते हो। स्टार्टअप माने कोई ऐसा नहीं कि एक होटल चेन मतलब सबको एमबीए चाय वाला थोड़ी बन जाएगा। नॉट लाइक दैट सर। स्टार्टअप इज अ ह्यूज थिंग। वो अलग बात की सबको थोड़ा सा क्या है ना, बिना मेहनत का पैसा सोचते हैं। अरे भाई कितना चाय वाला बनेगा कितना एमबीए चाय वाला बनेगा? सो वैराइटीज ऑफ चैलेंज है। अब वैराइटीज ऑफ चैलेंज को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, आप वो सोचो। अगर ऐसा सोच होता है तभी जाके एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। प्राइम मिनिस्टर बता रहा था तो मैं सुन रहा था, वो एक्चुअली ये बता रहा था महिंद्रा, मतलब आनंद महिंद्रा को बता रहा था। आनंद महिंद्रा ने उनको सवाल किया था। आनंद महिंद्रा माने महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ओनर है, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी, मतलब बिजनेसमैन, मतलब आयरन बिजनेसमैन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ कहा जाता है उनको, तो मतलब विजनरी है सर। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ओनर ने एक्चुअली यही क्वेश्चंस मोदी जी को पूछा था कि मोदी जी आप बताइए प्राइम मिनिस्टर, कि आज के डेट में हर कोई स्टार्टअप स्टार्टअप चिल्लाते हैं, या फिर यूथ को स्टार्टअप में आना है और आना भी चाहिए, तो ऐसा क्या उनको सोचना है और ऐसा क्या चीज उनको दिमाग में भरना है, ऐसा क्या नॉलेज उनको गैदर करना है? तब मोदी जी ने ये चीज बताया कि आपको सबसे पहले सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सोचना है। माने आपको देखना है कि समाज में प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करके आपको कुछ इनोवेशन लाना है। तभी जाके वही चीज आपको आगे जाके एक बहुत बड़ा पैसा का फ्लो कर सकता है। तो जस्ट एक मछुआरा का एग्जांपल मोदी जी ने दिया था, तो मुझे अच्छा लगा था। और अच्छा मतलब अच्छा लगने वाला बात नहीं है, मतलब रियली इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको सोचना चाहिए कि कितना सस्ते में एक मछुआरा समुद्र के अंदर जाके मछली पकड़ के उसको प्रॉपर वे में प्रिजर्व करके आपके घर तक, मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। मजाक नहीं है। आधा से ज्यादा चीज खराब हो जाता है, कई बार तो पूरा खराब हो जाता है, इनका पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मैं कहना क्या चाह रहा था, तुमने स्टार्टअप का बात उठाया तो मैंने थोड़ा सा स्टोरी शेयर कर दिया, लेकिन दैट इज नॉट अवर मेन कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आज अगर आप स्टार्टअप भी बनाना चाहते हो तो भी आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी चीज है। बिजनेस को अंदर से मजबूत बनाने के लिए आपको सही तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कैसे होता है आपका, इसमें बहुत सारी चीज डिपेंड करता है। जैसे डिजाइनिंग एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। सर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? सर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर माने आपको इस तरह से अपना बिजनेस के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर मेनली लोन एंड ओन का, ओन माने इक्विटी, लोन माने ऑब्वियसली लोन माने डेब्ट प्लस इक्विटी, लोन प्लस ओन को हम लोग डेब्ट प्लस इक्विटी भी कह सकते हैं सर, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस में डेब्ट इक्विटी का क्या रेशियो मेंटेन करोगे, ठीक है, डेब्ट इक्विटी का कैसा रेशियो मेंटेन करोगे, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपना बिजनेस में कितना बेहतरीन कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हो। क्योंकि अगर आप लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको कोशिश ये करना है कि कितना प्रॉपरली आप अपना इंटरेस्ट रीपे कर सकते हो, या इंटरेस्ट रेट कितना कम हो आपका। एक बिजनेसमैन होने के नाते ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर आप इक्विटी मार्केट से पैसा उठाते हो तो इन दैट केस आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है ना। नहीं तो शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड नहीं दोगे, या शेयर का जो दाम है मार्केट में अगर अप्रिसिएशन क्या होता है, माने शेयर का दाम अगर नहीं बढ़ेगा तो कोई भी आगे आके आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर तो और चैलेंजिंग हो गया। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करना है तो बिजनेस में दम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर और कोई नहीं, इन्वेस्टर होते हैं।
तो दीज आर दी चैलेंजिंग पार्ट। या फिर अगर कोई प्रेफरेंस शेयर भी आपके बिजनेस में लेना चाहता है, क्यों लेगा? ऐसा क्या है आपके बिजनेस पे? ऐसा कौन सा बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करके दिखाया? ऐसा क्या कमाल कर सकते हैं आप? क्यों लोग आपके प्रोडक्ट परचेस करेगा? क्यों लोग आपसे सर्विस लेगा? कितना लोग है मार्केट में जो आपका प्रॉब्लम मतलब आपका सर्विस लेने के लिए रेडी है? कितना लोग है जो मार्केट में आपका प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है? आप ऐसा क्या इन्वेंशन कर दिए, या फिर आपके प्रोडक्ट खा के या फिर आपका प्रोडक्ट यूज करके लोगों को क्या फायदा है? कितना बड़ा एरिया बना सकते हो आप? बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इतना बड़ा चैलेंज को फेस करने के लिए फाइनेंशियल लेवल में भी आपको बहुत बड़ा मैनेजमेंट चाहिए, है ना? पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डेवलप करो, जिसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। उसके बाद आप प्रॉपर लेवल में मार्केटिंग कर पाओगे, प्रॉपर लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन संभाल पाओगे, है ना? ह्यूमन रिसोर्स संभाल पाओगे, तब जाके आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है सर, है ना? अब आप लोगों को मैं कोर फाइनेंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस कहते हैं इसको, जिसमें आपको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना है, माने ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें मिनिमम लॉस या फिर नो लॉस, ठीक है, कोई लॉस ना हो या मिनिमम लॉस हो, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बोलना आसान है सर, करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको मैं बताऊंगा, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर के बीच में एक एनालिसिस चलते हैं सर, ठीक है? ये एनालिसिस के बारे में आपको बताऊंगा, एंड एमपीएस में भी एक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी मैं आपको आगे आगे चर्चा में बताऊंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो बड़े बड़े फाइनेंशियल गुरुज की थ्योरीज हैं वो भी आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, हमेशा की तरह, ठीक है, आपको मैं लिखा के ही बोलूंगा। जैसे आप समझ सकते हो, कंट्रोल अच्छा चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होना चाहिए, है ना? आपको फाइनेंशियल रिस्क मेंटेन करना पड़ेगा, जो हम लोग लेवरेज में देख रहे थे। मतलब आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए जो आप सहन नहीं कर सकते, या फिर आपको जो भी रिस्क आप लोगे ना, उसको अचीव करने का ताकत होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स मिनिमम। अगर आप मार्केट से लोन ले रहे हो, इक्विटी से डिविडेंड देना है, तो आप जो भी कैपिटल मार्केट से जुगाड़ कर रहे हो उसके बदले आपको पेमेंट करना है ना, तो वो जितना सस्ता हो, वो जो कैपिटल का कॉस्ट है ना, वो जितना सस्ता में आपको मिले उतना बढ़िया है सर, ठीक है? तो मिनिमम कॉस्ट में आपको काम करना है। यहाँ पर मैं आपको ये सब भी सिखाऊंगा कि एक बिजनेस का वैल्यू, ठीक है, एक फार्म का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कोई भी बिजनेस का वैल्यूएशंस कैसे होते हैं, जिसको फार्म वैल्यूएशंस भी बोलते हैं। आज मार्केट में कोई बिजनेस अपना क्या वैल्यू डिटरमाइन करता है, तो इसका क्या कैलकुलेशंस है, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सब अंदर की बात है सर, सब अंदर की बात है। आई विल डिस्कस, धीरे धीरे बात बात बताता हूँ, सुनते रहो, समझते रहो, और अपने आप को डेवलप करते रहो। चलो ठीक है, কি ব্যাপারটা বোঝা গেল? মানে কিছুটা আইডিয়া हो रहा है सर? क्या हुआ? हाँ या ना? तथा, संपद, नील, बोलो सर, आइडिया हो रहा है? राहुल, सर कैपिटल स्ट्रक्चर लिखो सर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखो। इट रेफर्स टू द मिक्स्ड ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी, ये नॉर्मली एक बिजनेस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप अपना बिजनेस में लॉन्ग टर्म डेब्ट, डेब्ट माने लोन, ठीक है, माने जिसको आपको लंबा समय के लिए आपने लोन लिया और उसको आप पेमेंट करोगे, बैंक हो या फिर कोई कंपनी भी आपको लोन दे सकता है, कोई इंडिविजुअल्स भी डिबेंचर के तौर पे कंपनी को लोन दे सकता है, थ्रू डिबेंचर, थ्रू बॉन्ड, है ना? ये सब क्या होता है? कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो इट रेफर्स टू द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी, ठीक है? दैट इज व्हाट शुड ऑप्टिमम डेब्ट इक्विटी रेशियो
फॉर ए फार्म। एक फार्म के लिए, फार्म माने बिजनेस, एक फार्म के लिए बेस्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। मैंने हर बिजनेस के बारे सोचते हैं सर कि कितना लोन लिया जाए और कितना इक्विटी उठाया जाए। मार्केट में हमेशा कंपनीज इसी सोच में पड़ा रहता है कि लोन लूं कि इक्विटी लूं, लोन के थ्रू से पैसा रेज करें कि इक्विटी के थ्रू से पैसा रेज करें, और हमेशा इसका जवाब ढूंढते रहते हैं। ठीक है, हमेशा उसका जवाब ढूंढते रहते हैं। इट्स नॉट अ इजी थिंग ऑब्वियसली। जैसे अगर मैं आपको कोई भी बिजनेस आप चेक कर लो, जैसे यहाँ पर टाटा मोटर्स का आपको दिख रहा होगा, वैसे देखो अब टाटा मोटर्स, ठीक है, जिसका शेयर का मतलब अभी स्काई रॉकेटिंग है सर, लास्ट 1 मंथ से तो इसको रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, अब मैं आपको मतलब टाटा मोटर्स का जस्ट एक फाइनेंशियल्स चेक करा रहा हूँ। उसका फाइनेंशियल्स में आप अगर जाते हो तो यहाँ पर इसका बैलेंस शीट में जाना चाहिए। अगर आप बैलेंस शीट में आते हो तो यहाँ पर आप देखना, बिजनेस में इसका लाइबिलिटीज में मिलेगा आपको नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करेंट माने जो लॉन्ग टर्म होते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी। और एक चीज होते हैं सर एसेट्स। ठीक है, तो ये जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है, ठीक है, ये जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज है, इसमें आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको कंपनी का लोन का डेटा मिलेगा। तो इसका अच्छा खासा लोन है सर मार्केट में। फाइनेंशियल ईयर 22 का देख लो, फाइनेंशियल ईयर 23 का देख लो, है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है इनका अच्छा खासा है, करीब 2,82,000 समथिंग ऐसा कुछ दिखा रहा है। 1,27,047 करोड़ के आसपास का लोन है। एसेट्स भी अच्छा है, तभी इतना इनका लोन दिखा रहा है। अगर आप नॉन करेंट एसेट्स देखो तो करीब 1,83,145 करोड़ का इनके पास एसेट्स भी है। तो कहीं ना कहीं एसेट्स और लाइबिलिटी के अंदर रेशियो मेंटेनेबल है। ठीक है, ठीक है, मेंटेनेबल है, जो कंपनी के लिए अच्छा है। अब थोड़ा और नीचे आ जाओ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्या दिख रहा है? टोटल इक्विटी भी दिखाई दे रहा है। हेलो, इक्विटी दिख रहा है देखो सर 52,599 करोड़ का, और लाइबिलिटी भी दिख रहा होगा आपको 1,27,000। यस बोलो सर बोलो, कुछ आवाज आ रहा है, कुछ सवाल है क्या? ना ना। ओके सर, तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर इक्विटी भी दिख रहा होगा, मैंने शेयर होल्डर्स इक्विटी एज वेल एज लाइबिलिटी बोथ आपको दिखाई दे रहा है। बट मजा का बात है सर, ये जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी है ना, ये बिजनेस के अंदर इसको बनाता है, यही है कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन पार्ट। नाउ क्वेश्चन ये नहीं है सर कि कितना कैपिटल रखे, मतलब कितना लाइबिलिटी रखे, कितना इक्विटी रखे। ये कोई आसान काम है नहीं, क्योंकि अगर आप लाइबिलिटी जनरेट करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी है, स्टैट्यूटरी है। इक्विटी वाले को पेमेंट करना मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप इक्विटी का बिलीफ सिस्टम को तोड़ दोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोन का इंटरेस्ट पेमेंट में फेलियर हो जाते हो तो इसका इफेक्ट तो डायरेक्ट आएगा, बहुत भयंकर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना, एज वेल एज शेयर होल्डर का जो उम्मीद है, शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेशंस है कंपनी के प्रति, अगर कोई कंपनी इसको मेंटेन करने में नाकाम रहते हैं तो ये बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी दिक्कत में पड़ जाएगा। ठीक है, सो सबसे बड़ा बात यही है सर, सबसे बड़ा बात यही है जिसको, हाँ बोल। বাইজুসেরও এরকম চলছে অবস্থা। बाइजू का ऐसा सिचुएशन चल रहा है, सही बोले हो, बोलो। बाइजू रिसेंटली इसी तरह का प्रॉब्लम में है। बाइजू लोन उठा रहा है ना मार्केट से, ऐसा कुछ লোন তো নেওয়া গেছে স্যার, ইন্টারেস্ট দিতে পারেনি। लोन ले लिया पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये देखो, इसका खबर मिलेगा आपको। इसका रिसेंटली सबसे पहले तो इसका ऑडिटर ने सवाल उठाया था। ठीक है, ऑडिटर ने सबसे पहले सवाल उठाया था, और शाहरुख खान का भी एडवर्टाइजमेंट कट कर रहा है सर। शाहरुख खान ऐड देता था ना बाइजू का, ठीक है, तो शाहरुख खान का भी एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा, बिकॉज शाहरुख खान का एंडोर्समेंट का पैसा देने का पैसा नहीं है इनके पास। तो अभी बाइजूस कोशिश कर रहा है
कि कॉस्ट कट करने के लिए, ठीक है, तो कॉस्ट कट करने के लिए शाहरुख खान जैसे ब्रांड एम्बेसडर को तो हटाना पड़ेगा ना। और उससे भी बड़ा चीज है बायजूस क्राइसिस, सेंटर में इन्वॉल्व एसएफआईओ टू लुक इनटू ऑडिटर रेजिग्नेशन, रेगुलेटेड एडिटेक फॉर्म, सेज रिपोर्ट। तो बहुत सारी बातें हुआ है सर लास्ट कुछ दिनों में जो सवाल एक्चुअली इसने उठाया। यू आर राइट सर, ठीक है। अब आगे आप लोग बायजूस के बारे में और मार्केट से खबर उठा सकते हो, मुझे अगर और खबर मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो कहना यही है सर कि ये बात सुनना जितना आसान है, कैपिटल स्ट्रक्चर चिल्लाने से कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं हो जाता सर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कंपनी को पापड़ बेलना पड़ता है। हाँ, मैं तो इतना मानता हूँ, मेरा अगर आप पूछोगे तो कीप इट सिंपल। मेरा पर्सनल मानना है कि कीप इट सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने से चीजें बिगड़ जाते हैं सर। सिंपल करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, दैट्स ट्रू, ये भी एक है। ज्यादा सिंपल में रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सर वही एक हिंदी में एक कहावत है ना कि बोलते हैं कि पैर उतना फैलाओ जितने की चद्दर, ठीक है। माने अपने आप को देखो, अपना एबिलिटीज को देखो, उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा करने जाओगे तो मुश्किल में पड़ोगे, और जरूरत अगर आपका ग्रोथ है ना तो ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन हड़बड़ करने से भी दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है सर। कितना स्टार्टअप फेलियर होते हैं जानते हो? 100 में से 90 स्टार्टअप फेलियर ही होता है सर, 90 क्या उससे भी ज्यादा। हार्डली 5 या 10 स्टार्टअप ही सर्वाइव कर पाते हैं। मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, आप चाहो तो और रिसर्च कर सकते हो। अब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर कुछ थ्योरीज को भी जानेंगे, जिसको थ्योरीज ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम पे जाना जाता है। सर प्रॉब्लम क्या है, क्यों फेलियर हो जाते हैं? सर फेलियर होने का रीजन क्या है? सर रीजन क्या है ना, सबसे बड़ा रीजन तो ये है जो मुझे लगता है कि बिहेवियरल है या साइकोलॉजिकल है। मैंने एक तो मैं आपको क्या बताया कि आपको ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा जो कि रियल हो, ठीक है। मतलब ऐसा प्रॉब्लम के पीछे मत भागो जो प्रॉब्लम आपको लगता है प्रॉब्लम, बट उसका उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब ये भी प्रॉब्लम है सर। आप अपना कोई नया चीज मार्केट में जरूर ला सकते हो, बट आप देखो कि आपको उस नया चीज में भी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि नहीं। अगर वो है तो फिर भी वो मार्केट बना लेगा। अगर कोई पुराना चीज भी है जो मार्केट से गायब हो गया है, बट अगर आपको लगता है कि वो पुराना चीज भी मार्केट को एक न्यू आइडिया दे सकता है, पुराना चीज बट अभी कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा खराब हालत है, लेकिन आपको लगता है कि वो पुराना चीज भी मार्केट को बना सकता है, तो आप उसको भी बना सकते हो सर। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस करने के पहले आप देखो, जानो, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज कि जो बंदा जितना अपने आप को घिसता है ना, घिसना समझते हो, जो जितना प्रॉब्लम फेस करेगा वो बंदा उतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टर बनेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल फैक्ट बता रहा हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस, जैसे आज सुबह ही मैं मैम के साथ मेरा एक बातचीत चल रहा था, आप लोग, तो मैम और मैं दोनों डिस्कस कर रहा था। सर आजकल ये जो ब्लॉगिंग बहुत होता है ना, आप लोग जानते हो ना, ब्लॉगर ब्लॉगर, अरे अरे सर यूट्यूबर ब्लॉगर। यूट्यूब ब्लॉगर, ठीक है। जैसे उसमें एक ब्लॉगर आजकल बहुत चल रहा है सर, ट्रैवल ब्लॉगर, है ना। ट्रैवल ब्लॉगर लोग क्या करते हैं, वो कहीं पर जाते हैं और वहां पर जाके उसका वीडियोस करते हैं और फिर उस जगह के बारे में आपको बताते हैं। ये मेनली ट्रैवल ब्लॉगर है। तो आजकल देखो सर, घर घर में सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, वो भी वीडियो बना रहा है, उसका भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, फिर वो भी अपना वीडियो वहां पर पोस्ट कर रहा है। तो एक्चुअली मैं यही बात कर रहा था कि ऐसे कुछ स्टूडेंट है मेरा, मैं देखता हूँ वो लोग ट्रैवल ब्लॉग वगैरह बनाते हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा और मैम का एक डिस्कशन में यही चीज मैं बता रहा था मैम को भी कि ठीक है, ट्रैवल ब्लॉगर बनना बहुत ही एक इम्पोर्ट, मतलब बहुत ही एक इसके बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बताऊं सर, मतलब अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सर आजकल तो हर कोई बाहर घूमने जाते हैं मोटा मोटी, है ना, जो जहां भी जाते हैं उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाते हैं।
लेकिन सर फिर कौन सा ब्लॉगर सक्सेसफुल बनेगा? यूट्यूब में हजारों कंटेंट है, लाखों कंटेंट है, कौन सा ब्लॉगर, कौन सा कंटेंट क्रिएटर सक्सेसफुल बन रहा है? तो मैंने देखा ऑब्जर्व करके कि वो सब ब्लॉगर ज्यादा सक्सेसफुल रहा है जो सिर्फ बाई हॉबी तो ठीक है, बट हॉबी से भी ज्यादा वो चीज बता रहा है ब्लॉग के अंदर, या वो चीज दिखा रहा है जो रियल लाइफ में एक प्रॉब्लम है, ठीक है? और वो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है कि आगे जब कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रैवल के लिए जाएगा, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, उनको क्या क्या चीज देखना पड़ सकता है, और वो डिटेल्स में वो हर एक चीज खुद को भी फेस करना है, तब जाके तब तुम दुनिया को बता सकते हो। और अगर अब तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो फिर तुम दुनिया को क्या बताओगे? सपोज तुम फ्लाइट में जा रहे हो, फ्लाइट में आ रहे हो, ठीक है? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम कोई जगह फ्लाइट में जा रहे हो, फ्लाइट में आ रहे हो, तुम मुझे बताओ तुम ऐसा क्या प्रॉब्लम फेस कर लोगे? तो वेरी मिनिमम प्रॉब्लम फेस करोगे शायद, लेकिन और आपका कितना ही कस्टमर होगा। लेकिन अगर आप यही चीज कि ट्रेन वाला प्रॉब्लम अगर आप बताओ, बस का प्रॉब्लम बताओ कि कहाँ से कौन सा बस कब मिलता है कि नहीं मिलता है, ट्रेन कहाँ मिलता है, ट्रेन का क्या इशू है, कितने बजे पहुंचते हैं, अगर आप ऐसा प्रॉब्लम बताओगे तो आपका व्यूअर्स ज्यादा होगा ना। आपको क्या लगता है व्यूअर्स किस में ज्यादा होगा, फ्लाइट का इश्यूज में ज्यादा होगा कि ट्रेन बस का इश्यू में ज्यादा होगा? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हेलो, अरे बताओ ना सर। क्या मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? হ্যাঁ স্যার ট্রেন বাসেরটাই বেশি হবে। ऑब्वियसली। तो बेसिकली मैं और कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैंने ट्रेन बस फ्लाइट इज नॉट द इशू, इशू यही है कि आप बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो भाई। अगर आप ब्लॉगर भी बन रहे हो, आप बिग प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो जितना चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो सक्सेसफुल बनेगा। हाँ, समय हर किस केस में लगता है, कोई एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बन जाता, हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई ट्राई कर रहा है। आज किसी का सब्सक्राइबर कम है, कल बढ़ जाएगा, क्या पता, बट मेहनत ना छोड़ो सर, मेहनत ना छोड़ो, लगे रहो, ठीक है? ऐसा नहीं कि 2 दिन ओपन किया, 1 महीना चला, 2 महीना फिर मजा नहीं आ रहा है, फिर छोड़ दिए, तब गए। ठीक है, लगा मतलब लगे रहना है, और जब तब तक नहीं छोड़ना है जब तक काम खत्म ना हो जाता, ठीक है? और अपने सेटिस्फैक्शन लेवल में भी दम होना चाहिए। चलो ठीक है सर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस, जो बेसिकली प्रैक्टिकल में बात बताऊंगा आप लोगों को, और मैं आपको बताऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ठीक है? एग्जाम में दोनों पूछते हैं सर, ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी पूछते हैं और एज वेल एज प्रैक्टिकल भी पूछते हैं। पार्ट 1। थ्योरीज ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें एक सवाल है सर, व्हाट हैपेंस टू केडी, केई एंड केसी व्हेन डेब्ट बाय इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस? सर अभी थोड़ा शुरू में ना आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, वेट करो सर। एक अप्रोच होता है सर, नेट इनकम अप्रोच, ठीक है? इट्स अ वेरी पॉपुलर अप्रोच, अप्रोच का नाम है नेट इनकम अप्रोच। अच्छा, एक सवाल है सर, ये जो केडी है, ठीक है, ये जो केडी है, केई है, केसी है, क्या है ये सब? ये सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी सिखाया जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वहां पर भी आपको सिखाया जाएगा, और ये शॉर्ट फॉर्म बहुत ही पॉपुलरली यूज होता है। केडी माने कॉस्ट ऑफ डेब्ट, लिख के रख सकते हो जिनको नहीं पता, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। केई क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एंड केसी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ
कैपिटल ओवरऑल, ठीक है, ये फुल फॉर्म है, लिख लो अगर किसी को लग रहा सर क्या है ये सब शॉर्ट फॉर्म, बट दीज आर वेरी पॉपुलर इन फाइनेंस। फाइनेंस में इस तरह का शॉर्ट फॉर्म यूज करने का काफी पॉपुलरिटीज है, केडी, केई एंड केसी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक चैप्टर आएगा सर, मैं पढ़ाऊंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर वेरी वीवीआईपी चैप्टर माना जाता है, वहां पर आपको केडी, केई, केसी का और यूज मिलेगा, बट फिलहाल तो आपको मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में ही फोकस करने बोलूंगा। सो नेट इनकम अप्रोच में क्या बता रहा है सर, एज डी बाई ई इंक्रीज, इंक्रीज माने डी माने डेब्ट, ई माने इक्विटी, अगर डी डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसमें कुछ एजम्पशंस दिया जा रहा है, ये सब थ्योरीज है, अलग अलग फाइनेंस मैनेजर्स, अलग अलग फाइनेंस गुरु अलग अलग अप्रोच में बताया है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन बेहतर बोला है और किसका पुराना है, ठीक है, कोई गलत नहीं बोलूंगा, बट एक समय था जब कोई कुछ नहीं बोलता था, फिर कोई कुछ बोला, फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आया, ऐसा ही होता है ना सर। जैसे आज से 30 इयर्स पहले इंडिया में कैसा कार बनता था, आज इंडिया में कैसा कार बनता है, तो समय के साथ साथ डेवलपमेंट होता है, वैसा ही अप्रोच में भी, फाइनेंशियल अप्रोच में भी डेवलपमेंट हुआ है। तो नेट इनकम अप्रोच में बता रहे हैं कि अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज करता है तो केडी जो पहले था वही रहेगा, केडी विल रिमेन द सेम। किसी के मन में चल रहा है सर ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या, बता देता हूं, जिनको ऐसा लग उनके लिए एक छोटा सा हिस्सा बताता हूं। सर केडी का एक सिंपल मतलब है, अगर आप बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लेते हो या फिर किसी बंदे से लोन लेते हो, बैंक ने आपको बोला 1 लाख का लोन आप बैंक से उठाओगे, तो बैंक आपको बोला कि 12% इंटरेस्ट के साथ, तो आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है बोलो तो, 1 लाख का 12% माने 12,000 पर ईयर, ठीक है, दिस इज योर कॉस्ट। परसेंटेज में बोले तो केडी इक्वल्स टू 12%, परसेंटेज में बोले तो केडी इक्वल्स टू 12%, अगर अमाउंट पे बोले तो केडी इक्वल्स टू 12,000, ठीक है, जो डेब्ट का कॉस्ट है आपका। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, किसी कंपनी ने किसी इन्वेस्टर को बोला कि अगर आप बिजनेस को 1 लाख देते हो तो बिजनेस आपको 15% रिटर्न देगा, बस कहने का तरीका बदल जाएगा, बैंक वाले से लोन लोगे तो उसको इंटरेस्ट बोला जाएगा, और किसी शेयर होल्डर से पैसा लोगे तो शेयर होल्डर के केस में उसको इंटरेस्ट नहीं बोला जाएगा सर, उसको रिटर्न बोला जाएगा, रिटर्न, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया जाता है। तो 1 लाख का 15%, अगर अमाउंट में कन्वर्ट करें तो 15,000, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा 15%, अमाउंट में बोलेंगे तो 15,000। यही होता है के डी, के सी, के ई। और ओवरऑल अगर आपको पूछे भाई कितना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप क्या बोलोगे, 12% का इंटरेस्ट है, 15% का शेयर होल्डर का डिविडेंड है, तो 12 प्लस 15 दोनों मिला के हो जाते हैं 27%। ये आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और अगर आपने मार्केट से 2 लाख उठाया तो बदले में आपको 27% रिटर्न जमा करना पड़ेगा, यानी लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो आपका, ठीक है। अब ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से काफी जुड़ा हुआ चीज है, बट जिसको एकदम समझ में नहीं आ रहा था क्या है कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या है, टैक्स लेस করে হবে না। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी डिटेल्स में नहीं गया, ये तथा डेब्ट में टैक्स लेस होता है, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कॉन्सेप्ट रहते हैं, मैं उतना डिटेल्स में नहीं गया, जस्ट एक आइडिया दिया जिनको ऐसा लग रहा था कि सर कहाँ से टपक गया ये केडी, केई, केसी, उनके लिए बोला। जिनको पता है ना, जो लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पहले कर चुके हो या फिर नॉलेज है, तो उनको तो सर कोई बात नहीं, इवन जो लोग कैपिटल बजटिंग चैप्टर भी कर चुके हो दे ऑल्सो नो, ठीक है, कोई बात नहीं सर, आगे आगे ये चैप्टर भी कवर होगा। नाउ सर केडी विल रिमेन द सेम, अब कोई बोलेगा सर क्यों सेम, सर ये अप्रोच है, बता रहा हूं आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी will remain the same,
Hence, KC মানে cost of capital will fall. डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो अगर इंक्रीज करेगा तो नेट इनकम अप्रोच कहता है कि केडी सेम रहेगा, केई भी सेम रहेगा, लेकिन केसी फॉल करेगा। ठीक है, लेकिन केसी फॉल करेगा। ऐसा क्यों? इसमें एक एडवाइस है, ऑप्टिमल डेब्ट फाइनेंसिंग रेशियो। इज 100%। इसको अगर मैं ग्राफिकली आपके सामने पेश करूं तो ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच ग्राफिकली कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा? ऐसा। एक एक्स एक्सिस बनाना है, एक वाई एक्सिस बनाना है, जिसमें आपका एक के डी रहेगा। ठीक है, एक के डी रहेगा, माने कॉस्ट ऑफ डेब्ट का एक पैरामीटर रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक पैरामीटर रहेगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक पैरामीटर रहेगा, जिसको हम लोग थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ। कहना क्या चाहते हो? मैं समझ गया सर, अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी, थोड़ा सा समय दो, क्योंकि ये सब थ्योरी है। माने थ्योरी है, मैंने कुछ फेमस फाइनेंस मैनेजर का कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग टाइम पे बताया गया। कोई 1800 में बताया, कोई 1900 में बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोच दिया जा रहा है आपको, नेट इनकम अप्रोच, जिसमें अगर डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो पहले जो था उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या हो सकता है। तो बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट जैसा था वैसा रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, एडवाइस कर रहा है कि ऑप्टिमल डेब्ट फाइनेंसिंग रेशियो 100% होना चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा सा और बेटर थ्योरी में लेके चलता हूं। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा पेशेंस का जरूरत है। जैसे ही मैं ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूंगा, फिर आप मुझे बताना कि समझ में नहीं आएगा तो जरूर बताना सर। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसको प्यार से NOI भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NOI। इसको आप ऐसे लिखो सर, एज डी बाई ई इंक्रीजेस। डी बाई ई मैंने डेब्ट बाई इक्विटी। ठीक है, अगर डेब्ट इक्विटी इंक्रीज करेगा, दोनों रेशियो अगर इंक्रीज करेगा, फिर से आपको बताना है कि केडी क्या होगा। वही केडी विल रिमेन द सेम। के ई जो है, मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बढ़ेगा, केडी विल राइज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई विल राइज इन द लीनियर फैशन। इन द लीनियर फैशन, लीनियर माने स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करेगा इन द लीनियर फैशन। एंड इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है विल रिमेन अनचेंज्ड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसा था वैसा ही रहेगा। यहां पर भी आपको एक एडवाइस किया जा रहा है। एडवाइस, कैपिटल स्ट्रक्चर decision is irrelevant finance manager
जो फाइनेंस मैनेजर होंगे ना, उनको अपना प्रीशियस ब्रेन को यूज नहीं करना चाहिए। प्रीशियस फाइनेंस मैनेजर एडवाइस दे रहे सर, शुड नॉट टैक्स देयर प्रीशियस ब्रेन। टैक्स देयर ब्रेन माने अपना दिमाग को इतना दही ना बनाना चाहिए, इतना मेहनत करके एक्स्ट्रा पैसा ऑब्लिगेशन देने का जरूरत नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक वे में बताया जा रहा है सर। कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन इज इररिलेवेंट, फाइनेंस मैनेजर शुड नॉट टैक्स देयर प्रीशियस ब्रेन। इतना महंगा ब्रेन को इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। On what should be the firm's debt equity ratio? On what should be the firm's debt and equity ratio? सर आप लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, आई नो दैट। सर अगर आपको इतना ही पता है तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है फिर भी लिखाते जा रहे हो। सर मैं आपको बोला ना, यहाँ पर समझना नहीं है, जैसे लिखा रहा हूँ लिखते जाओ, सुनते जाओ, ठीक है? ज्यादा दिमाग ना लगाओ। कॉस्ट ऑफ डेब्ट जैसा था वैसे ही रख दो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है उसे थोड़ा सा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को थोड़ा सा लिनियर फैशन में इंक्रीज कर दो, ठीक है? लिनियर फैशन में इंक्रीज कर दो, ये है के ई, ठीक है? और यहाँ पर और एक चीज रहेगा के सी, ठीक है? ये रहेगा के सी, ये जो येलो लाइन है ये के सी है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका के ई है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज करेगा, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन में अप्रोच में बताया गया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लीनियर फैशन में इंक्रीज करेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी अनचेंज रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी अनचेंज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बस बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है? ये बता रहा है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इस अप्रोच के बारे में मानना है कि एडवाइस ये दे रहा है कि इतना मेहनत नहीं करके फाइनेंस मैनेजर को दिमाग को टैक्स नहीं लगाना चाहिए। सर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया? अरे मैंने कब बोला कि समझ में आना चाहिए? सर आगे लिखो सर। अरे सब लिख लो, समझ में आ जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? अगेन आप ऐसे लिखो, एज डेब्ट बाय इक्विटी इंक्रीजेस। एक ही बात बार बार घुमा फिरा के, आगे पीछे दाएं बाएं, एक ही बात मैं कर रहा हूं। डेब्ट बाय इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है? लिख रहे कि नहीं लिख रहे आप लोग, या फिर बोर होके छोड़ दिए? लिख लो सर, लिख लो, काम आएगा। इनिशियली KD will remain the same and then it will rise. और एक चीज लिखना, इनिशियली KE will remain the same and then it will rise. और एक बात सर, इनिशियली KC will fall, माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगा एंड then it will rise. उसके बाद ये बढ़ेगा,
इनिशियली KC कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल फॉल एंड देन इट विल राइज। यहां पर भी आपको एक एडवाइस जनरेट करना है, और एडवाइस कुछ ऐसा है, सम डेब्ट इज गुड फॉर द फर्म, but too much of debt is bad for the firm। अब जो मैंने आपको लिखाया, इसी को अगर आप ग्राफिकली ट्रांसफर करना चाहोगे, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, फाइनेंशियल ग्राफ, जहां पर आपको 3 चीजें मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा। अगेन सेम अप्रोच में आपको एक KD ड्रॉ करना चाहिए, आपको एक KE ड्रॉ करना चाहिए, एंड ऑल्सो आपको एक KC भी ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, KD के बारे में जो बोला है कि KD पहले इनिशियली क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसके बाद ग्रो करेगा। ठीक है, KD इनिशियली रिमेन द सेम एंड देन इट विल राइज। तो ऐसे आपको ड्राइंग करने के टाइम पे मानो कि ये आपका एरिया है। ठीक है, इसको मैं येलो से करता हूं। इनिशियली मानो यहां तक का अगर मैं आपको बताऊं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो जो बिजनेस ने लिया, जिस रेशियो में बिजनेस मतलब लोन भी लिया, इक्विटी भी लिया, दोनों इंक्रीज कर, तो स्टार्टिंग में रेशियो अगर सेम है तो डेब्ट अप्रोच बता रहा है कि डेब्ट स्टार्टिंग में सेम रहेगा, माने KD जो है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है, वो स्टार्टिंग में सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेब्ट धीरे 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 बढ़ जाएगा। ठीक, सेम सिचुएशंस के अंदर अगर आप के कॉस्ट ऑफ इक्विटी को देखो, ठीक है, सेम सिचुएशंस में अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को देखो, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये भी स्टार्टिंग में फिक्स रहेगा, उसके बाद ये भी ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखो, वो क्या बता रहा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या बताया, इनिशियली KC विल फॉल एंड देन इट विल राइज। तो KC थोड़ा अलग अप्रोच में चल रहा है। KC बता रहा है मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा गिर जाऊंगा, इसके बाद मैं इंक्रीज हो जाऊंगा। ये हो गया KC, और वो जो ब्लू लाइन था वो हो गया KE इक्विटी। ठीक है, अब आपको मैं एक एक करके तीनों अप्रोच बताता हूं। ये तीनों अप्रोच मैंने आपको लिखा दिया, अब मैं धीरे धीरे तीनों अप्रोच आपको समझाता हूं। सर एक्चुअली इसको समझाने की देखा, देख लो सर। हो गया सर। तो बेसिकली मैंने आपको 3 अप्रोच के बारे में बताया। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या अप्रोच के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कैपिटल स्ट्रक्चर में एक नेट इनकम अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, और एक आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कि जैसे ही मैंने आपको ड्रॉ करवाया वैसा ड्रॉइंग यहाँ पर भी आपको नोट्स के अंदर भी मिलेगा। नेट इनकम अप्रोच, ठीक है, ऐसा ही है ना, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया, देखो तो एक बार चेक करके, स्टार्टिंग वाला नेट इनकम अप्रोच को देखो, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो एक तरफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दूसरी तरफ लेवरेज है। सिमिलरली अगर आपको मैं नेट इनकम के बाद अगर मैं आपको नेट ट्रेडिशनल अप्रोच बताऊं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी आप देख सकते हो।
एकदम सिमिलरली बनाया गया है डिग्री ऑफ लेवरेज के साथ, ठीक है। और अगर आप नेट ऑपरेटिंग अप्रोच का भी स्ट्रक्चर देखो, ये भी कुछ इसी तरह का बनाया गया है ना, ये भी कुछ इसी तरह का बनाया गया। अब आपके मन में चल रहा है सर वो सब तो ठीक है, ड्राइंग तो समझ गए, लेकिन इसके पीछे का कहानी क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी बताऊंगा। ये जो तीनों अप्रोच है इसको मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ क्या है। देखो, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच, capital structure decision is relevant to the value of the firm. An increase in financial leverage will lead to decline in the weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital का मतलब क्या होता है सर, ये एक्चुअली चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिटेल्स में आपको समझाएंगे। इसको प्यार से ना WACC भी बोलते हैं। मैं अभी दिखा रहा था कि दोनों कैपिटल का मिला के जो होता है, एक बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी हो सकते हैं जिसको KD बोलते हैं, एक बिजनेस के अंदर इक्विटी भी रहते हैं, एक बिजनेस के अंदर प्रेफरेंस कैपिटल भी रहते हैं, ठीक है। तो जितना सारा कैपिटल होगा सब मिला के वेटेड एवरेज होते हैं। While the value of the firm as well as market price of ordinary share will increase. Conversely, a decrease in the leverage will cause an increase in the overall cost of capital and a consequent decline in the value as well as market price of equity shares. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि नेट इनकम अप्रोच मैंने शॉर्ट में दिखाया, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, क्या बताया, शॉर्ट में मैंने आपको बस इतना लिखाया कि नेट इनकम अप्रोच में अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो को आप इंक्रीज कराते हो, मैंने बिजनेस में डिवेंचर मैंने थोड़ा कैपिटल डेब्ट कॉस्ट भी बढ़ा रहे हो, मैंने लोन का खर्चा भी बढ़ा रहे हो इंटरेस्ट का, और इक्विटी भी इंक्रीज करा रहे हो, अगर दोनों इंक्रीज होता है तो नेट इनकम अप्रोच कहते हैं कि KD को पहले सेम रहना पड़ेगा, KD विल रिमेन द सेम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी स्टार्टिंग में सेम ही रहेगा, ठीक है। भले ही दोनों बढ़ रहा है पर दोनों सेम रहेगा। बट नेट इनकम अप्रोच में क्या होता है, जैसे ही बिजनेस थोड़ा लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ते हैं, इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बिजनेस का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, वो फॉल करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा अप्रोच है, ठीक है। ऑप्टिमल डेब्ट फाइनेंसिंग रेशियो, इसको ऑप्टिमल डेब्ट फाइनेंसिंग रेशियो भी कहा जा सकता है। ये 100% मतलब डेब्ट फाइनेंस में ये काफी बेहतर हो सकता है, माने आप अपना पूरा बिजनेस का फाइनेंस डेब्ट से कर सकते हो, ये नेट इनकम अप्रोच कह रहा है। अब आगे आगे मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगा सर, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, मैं भी आपको एक दिखा भी सकता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, चलो यहाँ से ही देख लो कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने पहले लेवरेज का क्लास कराया था, वहां पर आपने रिस्क क्या होता है वो देखा, और यहाँ पर क्या बता रहा है, ये जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस लेवरेज बताता है, वाई एक्सिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज बताते हैं। अब चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से बताने का कोशिश करता हूँ कि ये अप्रोच आपको क्या समझाना चाहता है। KE इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KW यहाँ पर बता रहा है जिसको मैं KC से डिनोट किया, ठीक है, एक ही बात है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या KW ऑल्टरनेटिवली यूज किया जाता है। ये यहाँ पर KW बोला, मैं उसको KC बोल रहा हूँ। तो KC इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड KD इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव डायग्राम KE एंड KD आर एज्यूम नॉट टू चेंज विद लेवरेज, माने भले ही रिस्क बढ़ रहा है बट KE KD को हम लोग सेम रखेंगे, ये एजम्पशन है, ठीक है। एज डेब्ट इंक्रीजेस, जैसे जैसे बिजनेस में लोन बढ़ेगा, इट कॉजेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू डिक्रीज, जैसे जैसे डेब्ट को इंक्रीज किया जाएगा इसके कारण क्या होगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा। ये कौन बोल रहा है, ये पर्टिकुलर अप्रोच बोल रहा है। ये नेट इनकम अप्रोच जो है, ये नेट इनकम अप्रोच बता रहा है कि अगर डेब्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करेगा। माने अगर बिजनेस लोन ज्यादा लेता है, ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, इक्विटी से अगर वो डेब्ट ज्यादा लेगा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट माने ओवरऑल जो कॉस्ट है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू ऑफ फार्म का एक फॉर्मूला देता है आपको। वैल्यू ऑफ फार्म कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये जो बताना चाहता है ना अप्रोच,
ऐसा नहीं कि ये सही अप्रोच है, मैं बस आपको यही कहना चाहता कि आप ये मत दिमाग में भर लो कि यही सही अप्रोच है, ऐसा नहीं है। ये तो एक अप्रोच है जो एक जमाने में यूज होता था, इसमें काफी चेंजेस आ गया है सर, जो आपको धीरे धीरे मैं आपको और मॉडर्न वर्जन बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा पुराना वर्जन है, ट्रेडिशनल वर्जन। जब एक समय था तब ऐसा माना जाता था, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर जो बताना चाह रहा है आप उसको समझो। वैल्यू ऑफ फार्म को कैसे डिसाइड कर रहे हैं, भी से डिनोट कर रहा है वैल्यू को, एस का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डी का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, ठीक है। अब आप कुछ भी अमाउंट मतलब कुछ भी समझो एस को, लेकिन आप जो भी मानोगे उसको लिख देना, ठीक है। बेसिकली एस डी ऐसा यूज होता है, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेट इनकम जितना होगा डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस फॉर्मूला के थ्रू से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला जा सकता है। ऐसे इक्विटी का और भी अप्रोच है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझो कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू नेट इनकम बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। या फिर ये जो के है ये बेसिकली इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है, और NI जो है वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। तो जितना इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग अवेलेबल है, अगर आप उसको रेट से डिवाइड करोगे तो आपको इक्विटी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा सर, थोड़ा सा रुक जाओ। तो अंडर NI अप्रोच माने नेट इनकम अप्रोच, द वैल्यू ऑफ द फार्म विल बी मैक्सिमम एट अ पॉइंट वेयर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। तो नेट इनकम अप्रोच का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फार्म का वैल्यू को हायर करना, बट उस पॉइंट में फार्म का वैल्यू हायर होगा जिस पॉइंट में फार्म का कैपिटल कॉस्ट मिनिमम होगा। माने आप मार्केट से इधर उधर से पैसा लगा रहे हो, लेकिन आपको कॉस्ट को मिनिमम करना है, यही आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। मिनिमम कॉस्ट में आप अपने बिजनेस का मैक्सिमम वैल्यू बना सकते हो। कैसे करोगे, जो नेट इनकम के हिसाब से अगर देखा जाए तो थ्योरी सजेस्ट, मतलब ये जो नेट इनकम थ्योरी है ये सजेस्ट कर रहा है टोटल और मैक्सिमम पॉसिबल डेब्ट फाइनेंसिंग। टोटल और पॉसिबल डेब्ट फाइनेंसिंग माने आप कितना डेब्ट से फाइनेंस करोगे फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। माने ये आपको ये सजेस्ट करता है कि आप इक्विटी से ज्यादा बेहतर है कि आप डेब्ट को ज्यादा बढ़ाओ। माने आप मार्केट से इन्वेस्टमेंट मत लो, बदले में आप इक्विटी के बदले आप डेब्ट ज्यादा लो, डेब्ट फाइनेंस बोल रहे हैं। माने लोन के थ्रू से आप ज्यादा इनकम मतलब कैपिटल बढ़ाओ, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे अच्छा रहेगा, मतलब ये अप्रोच का मानना है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे मिलेगा, आपका जो भी EBIT आएगा ना सर, माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। अब वैल्यू ऑफ द फर्म कहां से आएगा, एज पर दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ द फर्म आएगा S प्लस डी करके, ठीक है, S प्लस डी करके। डी माने मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट एंड S माने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे मिलेगा, शेयर होल्डर का जितना अवेलेबल है, ठीक है, अर्निंग फॉर शेयर होल्डर माने बेसिकली अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर एंड इक्विटी का जो रेट है मार्केट में, ठीक है। 10 ये अप्रोच आपको क्या बताना चाहता है, ये अप्रोच ये बताना चाहता है फार्म कैन इंक्रीज इट्स टोटल वैल्यू बाय डिक्रीजिंग इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ लेवरेज। माने ये अपना रिस्क को इंक्रीज करेगा, ठीक है। फार्म अपना रिस्क कैसे इंक्रीज कर रहेगा, लोन ज्यादा लेके। लोन को हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, डेब्ट इंक्रीज करके। एक ही बात है, या तो लोन बोलो या तो डेब्ट बोलो, ठीक है। तो डेब्ट ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो डेब्ट इंक्रीज करके फार्म अपना कॉस्ट को कम कर सकता है। द सिग्निफिकेंट कंक्लूजन ऑफ दिस अप्रोच इज दैट it pleads for the firm to employ as much debt as possible to maximize its value। मैंने आप जितना मर्जी मार्केट से लोन उठाओ ताकि आपका वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। सर सही गलत का फैसला नहीं करना है अभी, जस्ट अप्रोच को समझना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर मिला है आपको, ये भी आपको हेल्प करेगा। रूपा लिमिटेड का एक EBIT दिया है। EBIT क्या है, EBIT बेसिकली इज अ प्रॉफिट, है ना। EBIT इज व्हाट, ये सब लेवरेज क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया सर, EBIT वगैरह। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माने ये वो प्रॉफिट है जब आपने अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया या सरकार के घर में टैक्स जमा नहीं किया। तो रूपा लिमिटेड ने 5 लाख का EBIT कमाया, ठीक है। कंपनी के पास 10% 20 लाख डिवेंचर्स है, 20 लाख डिवेंचर जिसका इंटरेस्ट है 10%। और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट माने इक्विटी का जो परसेंटेज है, जो इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न देना पड़ता है, वो है 16%। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा,
दे आस्क यू मार्केट वैल्यू ऑफ द फार्म क्या होगा, एज पर नेट इनकम अप्रोच मार्केट वैल्यू ऑफ द फार्म क्या होगा, एंड सेकेंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बनेगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बनेगा। तो बहुत सिंपल सॉल्व हो सकता है सर, ज्यादा मेहनत नहीं करना है सर। आपको ईबीआईटी गिवन है, हाँ बोलो। 2,20,000 अच्छी 30 लाख मगर 2,20,000 फार्मर वैल्यू, अरे नारे बाबा ना, देख 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 आपके पास ईबीआईटी गिवन है। अच्छा ईबीआईटी से क्या करना पड़ता है, ये सब लेवरेज में पढ़ पढ़ के मैंने थका दिया था आप लोगों को। ईबीआईटी से सबसे पहले क्या करना है, ईबीआईटी अर्निंग को क्या करेंगे सबसे पहले, हमें जब ईबीआईटी मिलता है किसी भी बिजनेस को, उसके बाद वो क्या करेगा सर, इंटरेस्ट पे करेगा ना। हेलो, ईबीआईटी से इंटरेस्ट पे करेगा, फिर पीबीटी मिलेगा, फिर पीबीटी से टैक्स देगा, फिर नेट इनकम आएगा, फिर ईपीएस आएगा। ये सब बता के रखा था सर, बार 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 देखो, 1000 बार देखो, देखने की तमन्ना खत्म ना हो सर। आगे चलते हैं। तो 5 लाख आपका ईबीआईटी है, जहां से आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को माइनस करो। तो आपका 20 लाख का डिवेंचर था, 10% का इंटरेस्ट था, तो 2 लाख आपको देना पड़ेगा। तो ईबीआईटी से आपका इंटरेस्ट चला गया। अभी ईबीआईटी से इंटरेस्ट चले जाने के बाद आपके पास जो पड़ा रहेगा वो क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, बिकॉज यहाँ पर तो प्रेफरेंस वाले हैं नहीं। अगर प्रेफरेंस होता तो उनको देना पड़ता, पर यहाँ पर प्रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। ये सब बात मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था सर, बहुत बार। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स जो है, दैट इज योर नेट इनकम। तो 5 लाख से 2 लाख चला गया, तो नेट इनकम क्या है, 3 लाख। अब इक्विटी वाले को कितना दोगे, 16% कैपिटलाइजेशन रेट है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट इनकम डिवाइडेड बाई कैपिटलाइजेशन रेट, यानी 3 लाख बाई 16%, 3 लाख बाई 16%, ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,75,000। जो 3 लाख का वैल्यू आया है नेट इनकम, मतलब जो अर्निंग फॉर इक्विटी होल्डर है, उसको आप डिवाइड कर दो 16% से, आपको मिल जाएगा। टोटल इक्विटी का वैल्यू है 18,75,000। क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी नहीं बताया था। डेब्ट का तो बता दिया था कि 20 लाख का डेब्ट है जिसका इंटरेस्ट है 10%, लेकिन इक्विटी के किस में सिर्फ इतना बोला था कि इक्विटी का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 16%, तो 16% दे दिया था, लेकिन बाकी चीज नहीं बोला था। तो इसको फॉर्मूला यूज कर दिया, जो इक्विटी के लिए अवेलेबल रहेगा उसको डिवाइडेड कर दो कैपिटलाइजेशन रेट से। मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट है 20 लाख, तो डेब्ट का वैल्यू है 20 लाख, इक्विटी का वैल्यू है 18,75,000, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 38,75,000। दिस इज द फार्म का वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ द फार्म। आज के डेट में फार्म का अगर वैल्यू किया जाए कि इसके पास कितना पैसा है, तो लोन और ओन, इक्विटी माने ओन, डेब्ट माने लोन, लोन प्लस ओन मिला के इसके पास 38,75,000 है। वो अलग बात की लोन का पैसा हमारा नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलके बिजनेस का वैल्यू बनता है सर। अगर आप आज मार्केट से, इस जो लोग शेयर मार्केट का क्लास करते हैं मेरे पास, उनको जब मैं बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट कराता हूँ ना, तो सबसे पहले ना वैल्यूएशन सिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि वहां पर अगर एक चीज, छोटा सा चीज सिखाया जाता है बेसिक्स में, जो लोग बेसिक का क्लास कर चुके हो दे मस्ट नो, या फिर अभी आजकल कर रहे हो, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट का एडवांस लेवल भी पढ़ते हो और बेसिक का क्लास भी कर लेते हो। वहां पर एक चीज अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंदा ने मार्केट से 5 करोड़ जुगाड़ किया था, कुछ दोस्तों से लिया था, कुछ मार्केट से लोन लिया था, अलग अलग जगह से, तो फ्रेंड से लिया या बैंक से लोन लिया, कुल मिला के 5 करोड़ उनके पास है। उस पर्टिकुलर डे में जब उसको पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा बिजनेस का वैल्यू क्या है, जिस दिन वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके पास 5 करोड़ का कैपिटल है, तो इट्स अ वेरी सिंपल जवाब कि क्या वैल्यूएशन है, 5 करोड़ जो है वो है। अगर आप एक लोन से गाड़ी भी खरीदते हो
अगर आपको बोला जाए कि भाई गाड़ी का क्या दाम है, तो जो दाम से खरीदोगे ना वही दाम है ना सर। अगर आप 10 लाख का कार खरीदते हो, भले ही लोन का हो, बट वैल्यूएशन तो 10 लाख ही बोलोगे। यस और नो? सर बोलो सर, चुप ना रहो, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, चुप ना रहो, बोलो। समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम्म। হ্যাঁ স্যার এবারে বেরিয়ে গেছে। আসলে আমি তখন ইনটু দিয়ে পার্সেন্টেজ করেছি, ওই জন্য স্যার ভুল হয়ে গেছে। इंटू दिए करने से थोड़ी होगा, वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना। তারপরে তারপরে সেটা ডিভাইড দিয়ে করতে হবে। क्योंकि यहाँ पर 3 लाख का 16% नहीं पूछा था, 16% तो ओवरऑल था, আমি जितना তো ওটা अवेलेबल हो আমি गया তো वो। ওটাই করে দিই। मैं समझ गया क्या गलती किया था। तो 38,75,000 फार्म का वैल्यू है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे? जितना तुम्हारा ईबीआईटी है, ईबीआईटी कितना है? 5 लाख, माने इतना तुम्हारा प्रॉफिट है, कितना वैल्यू में है? 38,75,000 में है। तो 38,75,000 इज योर वैल्यूएशन ऑफ द फार्म, एंड उसमें प्रॉफिट तुमने कमाया 5 लाख। तो 5 लाख तुमने कितने वैल्यू पे कमाया? 38,75,000 में। तो परसेंटेज होता है सर 12.90, करके देखो आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस 12.90? दिस इज योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज द नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच के थ्रू से भी आप बिजनेस का वैल्यूएशन निकाल सकते हो, कैपिटल का कॉस्ट निकाल सकते हो, कि बिजनेस अल्टीमेटली किस तरह से अपना कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा। तो 12.90 का मतलब क्या है कि मार्केट से जितना भी आज कंपनी ने कैपिटल उठाया, ठीक है, मार्केट से कंपनी ने जितना भी कैपिटल उठाया, आप इसका अब एक और एक चीज करके देखो, अब और एक चीज करके देखो, हमारा क्या वैल्यूएशन है? 38,75,000, ठीक है। अब इसका 12.9% करके देखो क्या आएगा? 5 लाख अप्रोक्स आ रहा है ना। ये थोड़ा फ्रैक्शन का डिफरेंस है। तो इसका मतलब यही है कि जितना तुमने कैपिटल रेज किया, उसमें तुम्हारा 12%, 12.9 तुम्हारा कॉस्टिंग पड़ रहा है। माने इतना पैसा उठा के मार्केट में तुमको वापस करना पड़ता है 12.9, तब जाके तुमको 5 लाख का प्रॉफिट होता है। अब इस 5 लाख के प्रॉफिट से तुमको इंटरेस्ट भी चुकाना है, ठीक है, और इक्विटी वाले को पेमेंट भी करना है, माने जो शेयर होल्डर है, ठीक है, और आप भी एक इक्विटी होल्डर हो, आप भी वही हो। तो इस तरह से आप बिजनेस का वैल्यूएशन निकाल सकते हो थ्रू नेट इनकम अप्रोच। कोई डाउट सर? लंबा चर्चा था। तो नेट इनकम अप्रोच का एक क्या बोलते हैं कंजर्वेटिवनेस यही है कि ये आपको डेब्ट फाइनेंस में ज्यादा फोकस करने बोलते हैं, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज कर रहा है, केडी सेम रहेगा, केई भी सेम रहेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करेगा, ये अप्रोच बता रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें ऑप्टिमल डेब्ट फाइनेंसिंग रेशियो है, जिसमें आपको 100% डेब्ट फाइनेंस में फोकस करने के लिए बोल रहा है। दैट इज द अप्रोच। अब आपको दूसरा अप्रोच के बारे में बताऊं मैं, इसमें आपको मैंने नेट ऑपरेटिंग अप्रोच के बारे में बताया। इसमें डेब्ट बाय इक्विटी इंक्रीज करने से रेशियो को केडी सेम रहेगा, केई भी सेम रहेगा, नहीं सॉरी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लीनियर फैशन में इंक्रीज करेगा, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अनचेंज रहेगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक लीनियर फैशन में इंक्रीज करेगा। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को अगर मैं आपको थोड़ा एनालिसिस दूं, ट्रेडिशनल में बाद में आते हैं, पहले थोड़ा नेट ऑपरेटिंग को देख लेते। सर मैंने आपको एक चीज लिखा था, आप देखो कॉपी में, वहां पर मैंने बताया कि ये एक इररेलेवेंट डिसीजन है, फाइनेंस मैनेजर अपना ब्रेन को ज्यादा मेहनत ना कराए, ठीक है। तो क्यों ऐसा कहा गया था? नेट ऑपरेटिंग इनकम मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ही होता है ईबीआईटी। ये सर जान के रख लो, नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ही होता है ईबीआईटी। ये बात भी मैंने लेवरेज में आपको बताया था, याद है सर? एक बिजनेस अपना
ईबीआईटी जो कमाता है या पीबीआईटी जो कमाता है, ये ऑपरेटिंग इनकम ही तो है। हेलो, जब आप लोगों को मैंने लेवरेज पढ़ाया था तो वहां पर मैंने दो लेवरेज के बारे में बोला था, एक डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और एक डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ईबीआईटी या पीबीआईटी जो एरिया है, यहाँ पर फाइनेंस का स्टार्ट हुआ क्या? मतलब क्या इसके अंदर फाइनेंशियल डेटा है कुछ भी? मैंने लोन का इंटरेस्ट, डिविडेंड का कुछ भी, प्रेफरेंस वाले का कोई अमाउंट है अप टू ईबीआईटी? इज देयर एनी फाइनेंशियल मैटर या एवरीथिंग इज अ ऑपरेटिंग मैटर? बोलो सर, बोलो। आप लोग रेस्पॉन्स थोड़ा कम कर रहे हो, पता नहीं सर, क्या ज्यादा टफ लग रहा है क्या? टफ नहीं है सर, आप थोड़ा कोशिश करो, लेवरेज को अच्छे से पढ़ोगे ना तो समझ में और आएगा। अगर लेवरेज में गड़बड़ रह गया ना, प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल करेगा। फाइनेंस है सर, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है। কি তথা বোঝা যাচ্ছে না? हाँ राहुल, एनी प्रॉब्लम सर? নীল, সম্পদ, হ্যাঁ স্যার। বোঝা যাচ্ছে তো? तो बेसिकली एक बिजनेस को, ये जो ईबीआईटी एरिया होता है ना, ईबीआईटी तक का जो एरिया है, ये इसका ऑपरेटिंग एरिया है। क्योंकि ईबीआईटी के बाद ही वो बैंक का इंटरेस्ट या लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं, या उसको जो भी नेट इनकम आता है वो शेयर होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ईबीआईटी के बाद ही फाइनेंशियल चीजें आते हैं, बट ईबीआईटी से पहले जितना सारा चीजें हैं वो सारा ऑपरेटिंग चीजें हैं। तभी तो हम लोग कंट्रीब्यूशन से लेके ईबीआईटी का जो जर्नी है, सेल से लेके ईबीआईटी का, उसको हम लोग डीओएल के थ्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। और ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर मतलब मेंटेन करके हमें ऑपरेटिंग इनकम भी होता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्या हो गया? सर कहता है कि ये एक ऑपरेटिंग इनकम जो है सर, यही ईबीआईटी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ द फर्म्स आर इररिलेवेंट। ये अप्रोच बताता है कि फर्म ने जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेता है, ये एक इररिलेवेंट बातें हैं। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं? एनी चेंज इन दी लेवरेज विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू। माने ये अप्रोच बताता है कि अगर फर्म कुछ भी लेवरेज ले, कुछ भी रिस्क ले, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क, उसमें बिजनेस के वैल्यूएशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म and the market price of shares as well as the overall cost of capital is independent of the degree of leverage। माने भले ही फार्म कितना भी रिस्क ले ले, कितना भी लोन ले ले, कितना भी इक्विटी ले ले, उसका वैल्यूएशन चेंज नहीं होगा। ये कौन कहना चाहता है? ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहना चाहता है। एज ए रिजल्ट द डिविजन्स बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी इज इररिलेवेंट। एज पर दिस अप्रोच एन इंक्रीज इन यूज ऑफ डेब्ट, अगर डेब्ट का यूज इंक्रीज किया जाए, विच इज अपरेंटली चीपर, जो कंपेरेटिवली इक्विटी से सस्ता होता है। यस वी ऑल नो दैट इक्विटी, जो लोग शेयर होल्डर बनते हैं ना, वो ऑलवेज ज्यादा पैसा डिमांड करते हैं सर। अगर मार्केट में बैंक या डिवेंचर फिक्स रेट में होते हैं कंपेरेटिवली, ये अगर 10% इंटरेस्ट या 12% इंटरेस्ट डिमांड करेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर तो इतना रिस्क उठाते हैं सर, रिस्क बहुत है इनको। क्यों? क्योंकि उनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, तो ये ऑब्वियसली मोर देन 15% तो चार्ज करेगा ही। एक मार्केट के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। इक्विटी शेयर होल्डर का डिमांड या इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज डेब्ट से महंगा होगा, डेब्ट ऑलवेज सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू इक्विटी। ये बात तो है सर, है ना? नहीं तो आप मुझे बताओ, अगर कोई शेयर होल्डर, किसी शेयर होल्डर को अगर फिक्स रेट में कमाना है, अगर मानो आज आप ही सोच लो, अगर आपको फिक्स रेट में पैसा कमाना है, तो आप अपना महंगा पैसा जो आपने इतना मेहनत से कमाया, आप उसको शेयर मार्केट में क्यों डालोगे? अगर आपको फिक्स रेट में 8-10% ही कमाना है, ठीक है, तो आप किसी एफडी वगैरह में डालोगे, है ना? बैंक एफडी कर दोगे, क्योंकि बैंक आपको 7-8% दे देता है। अभी थोड़ा कम दे रहा है बट बढ़ जाएगा। 7-8% आपको बैंक दे देता है।
तो फिर आप 7-8% के लिए बैंक के पास थोड़ी शेयर मार्केट में थोड़ी जाओगे। कम से कम अगर शेयर मार्केट आपको 15% रिटर्न नहीं देता है, कम से कम डबल रिटर्न, बैंक में फिर भी आपका पैसा सिक्योर है ना, सिक्योरिटी मिलता है। अगर आपको 7% भी देता है तो सिक्योरिटी मिलता है। तो शेयर मार्केट में पैसा डाल के, किसी कंपनी के शेयर में पैसा डाल के, अगर आपको डबल ना मिला तो क्यों, क्या जरूरत है पैसा डालने का? हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि एक शेयर होल्डर क्यों ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैं बैंक में पैसा रखूंगा तो मेरे को फिक्स रेट मिलेगा, लेकिन अगर मैं रिस्क उठा के शेयर में पैसा रखूंगा तो मुझे तो रिस्क प्रीमियम चाहिए। तो वो ज्यादा डिमांड करेगा आपसे, वो ज्यादा डिमांड करेगा आपसे, नो डाउट। माने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाता है इक्विटी के लिए, ये होता है, ये तो जेन्युइनली होता है। So net operating income approach, an increase in the use of debt which is apparently cheaper offset by an increase in equity capitalization rate. This happens because equity investors seek higher compensation as they are opposed to greater risk due to the existence of fixed return security in the capital structure. जो मैं आपको इतना देर से समझा रहा था, है ना? अगर वो फिक्स रेट में पैसा कमा सकता है तो फिर वो शेयर में पैसा लगा के सेम रेट क्यों लेगा? वो ज्यादा डिमांड करेगा। तो ये अप्रोच बताना चाहता है कि अगर आप डेट इक्विटी रेशियो को बढ़ा भी देते हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज करेगा। कॉस्ट ऑफ KW मनी का क्या है यहाँ पर? KC, ठीक है, मैं इसको KC मानता हूँ, एक ही बात है। KD सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसके चेंजेस नहीं आएगा, ये मानना है इस अप्रोच का। अब डायग्राम शोज दैट वेटेड एवरेज कॉस्ट माने एवरेज कॉस्ट जो है and KD, that is debt capitalization rate, are constant and KE increase with leverage. Cost of equity risk के साथ साथ थोड़ा increase करेगा, because वो high rate of return डिमांड करेगा always, same rate तो कभी नहीं मांगेगा, बाद में दम है सर। Now the point is that एक एग्जाम्पल करते हैं, अमिता लिमिटेड जिसका बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम या EBIT दिया है 5 लाख का, फर्म का कॉस्ट दिया है, डेब्ट का कॉस्ट मैंने आप जो लोन उठाए हो उसका कॉस्ट है 10%। करेंटली दी फर्म एम्प्लॉयज 15 लाख डेब्ट, तो फर्म ने अभी एम्प्लॉय किया, मैंने पैसा लगाया, वो भी डेब्ट का पैसा, लोन का पैसा। 15 लाख डेब्ट माने 15 लाख लोन, जिसका इंटरेस्ट है 10%। आपको पूछ रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 15%, आपको KC दिया है सर, KE नहीं दिया, KE इज मिसिंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिसिंग है, KC दे दिया जिसको यहाँ पर KW भी बोला गया है नोट्स के अंदर। तो KC और KW इज द सेम थिंग, मैं इसको KC मानता, एक ही बात है, आप KW भी मानो, कोई इशू नहीं। ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 15% है। नाउ दे आस्क यू, वो आपको पूछ रहे हैं कि आप बिजनेस का फर्म का वैल्यूएशन निकालो और इक्विटी का कॉस्ट निकालो, कौन से अप्रोच को यूज करना है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को यूज करना है, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम के हिसाब से आपका EBIT कितना है? 5 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है? 15 लाख का 10%। आपने कितना डेब्ट लगाया, लोन कितना लिया था आपने? 15 लाख, तो 15 लाख का 10% कितना है? 1.5 लाख, तो 1.5 लाख माइनस करो तो EBIT से कितना शेयर होल्डर के लिए बचेगा? 3.5 लाख, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, इक्विटी यहाँ पर मिसिंग है, तो बिजनेस का वैल्यूएशन तो निकल जाएगा, बिकॉज वी नो EBIT डिवाइडेड बाई KC, EBIT डिवाइडेड बाई KC करने से वैल्यू मिलता है। ये हम लोग अभी अभी इसमें भी किया था सर, इसमें ये वाला क्वेश्चंस में भी किया था, देखो वैल्यूएशन कैसे निकला था, यहाँ पर S+D करके आ गया था, ठीक है, इसमें EBIT बाई वैल्यू ऑफ द फर्म करके आ गया था। तो अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू EBIT बाई वैल्यू ऑफ द फर्म होता है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल्स टू EBIT बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कोई शक? इसको घुमा के लिखो ना सर, आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। बस इसी इक्वेशंस को घुमा दो, मिल जाएगा।
तो ईबीआईटी यू नो 5 लाख। इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको पता है 15%, जिसको हम लोग अगर 15% को अगर স্যার 7টা 3 হচ্ছে, हैं 7টা 3 33 लाख 33,333 वेरी गुड सर। 0.15 कहाँ से आया? 15% को अगर आप डिवाइड पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, 15% में डिवाइड कर दो तो 0.15 कर दो। 15% माने 0.15, तो 5 लाख बाई 0.15, तो आपका वैल्यू ऑफ द फार्म मिल जाएगा 33,33,333। ओके, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ द फार्म। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आएगा? मार्केट डेब्ट पता है आपको 15 लाख, ठीक है। अब आपको पता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है। वहां पर आपने देखा था बी प्लस डी करके आया था ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू एस, और आप वहां पर क्या इक्वेशन देखे थे कि वैल्यू इक्वल्स टू एस प्लस डी, है ना। अब अगर वैल्यू इक्वल्स टू एस प्लस डी है तो एस इक्वल्स टू क्या होगा? वी माइनस डी, है ना, वी माइनस डी हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू 33 लाख है, जिसमें 15 लाख का डेब्ट है, तो इक्विटी कितना है? 18,33,333, है ना। अब आपको क्या पूछा है? अब आपको यहाँ पर केई का अगर आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ठीक है, कितना है? 3.5 लाख, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,33,333, तो कितना बन जाएगा? 19.09, है ना, 19.09। या फिर आपको इस तरह से भी इसको आप कर सकते हो, दोनों अप्रोच यूज कर सकते हो, ये भी एक अप्रोच है। कॉस्ट ऑफ, ये के ओ माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के डब्ल्यू भी या के ओ, मैं इसको के सी मान रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है, इसमें के ई इंटू एस बाई वी प्लस के डी इंटू डी बाई वी, मैंने वेटेज करके भी कर सकते हो। एस माने टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई इक्विटी, ठीक है, के डी का वैल्यू है 0.10 और ओवरऑल कॉस्ट है 0.15, डेब्ट है 15 लाख डिवाइडेड बाई इक्विटी, ठीक है, तो इसलिए वी बाई एस मैंने टोटल वैल्यू बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पर टोटल डेब्ट बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस तरह से किया है। सेम अप्रोच, दोनों अप्रोच यूज करो, आपका 19.09 ही এর आएगा। থেকে আগেরটাই ভালো, हाँ এই সূত্র থেকে আগেরটাই ভালো। नहीं नहीं सर, ये भी अच्छा है, इसको ये भी बहुत आपको, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो यही अप्रोच ज्यादा यूज करता हूँ, मजा आ जाएगा इस अप्रोच में। तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, आपको जो सुविधा लगे आप कर सकते हो वेटेज के ऊपर, ठीक है, ये एज पर वेटेज हो रहा है, बट 19.09, तो दिस इज योर आंसर। तो 19.09 क्या हो गया आपका? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यू कैन कैलकुलेट बोथ दिस थिंग्स, ठीक है, आपको फॉर्मूला भी मैं बता दिया, आपको मैं अप्रोच का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, आपको मैं एग्जाम्पल्स भी बता दी। तो ये होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। मैं आशा करता हूं समझ में आ रहा है। और एक लास्ट अप्रोच था ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना सर, मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी लिखा था, जहां पर डेब्ट बाय इक्विटी को इंक्रीज करोगे, इनिशियली केडी विल रिमेन द सेम, देन इट विल राइज, इनिशियली केई विल रिमेन द सेम, देन इट विल राइज, इनिशियली केसी विल रिमेन फॉल, केसी फॉल करेगा एंड देन राइज करेगा। सम डेब्ट इज गुड फॉर द फर्म बट टू मच डेब्ट इज नॉट गुड फॉर द फर्म। एडवाइस यही दिया जा रहा था कि थोड़ा बहुत डेब्ट अच्छा है बट ज्यादा लोन लेना अच्छा नहीं है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच का एडवाइस है। अब इसको अगर आप कैलकुलेशंस वाइज भी देखना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो एग्जांपल। चलो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, दिस अप्रोच फेवर्स दैट एज ए रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज अप टू सम पॉइंट। फाइनेंशियल लेवरेज माने डीओएल प्लस, सॉरी, फाइनेंशियल लेवरेज माने डीएफएल, माने बिजनेस में जो इंटरेस्ट का जो चाप होता है, जो प्रेशर होता है, डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, अप टू सम पॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स डाउन, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज के कारण क्या होता है, एक सम पॉइंट में बिजनेस का कैपिटल थोड़ा कम होता है, तो जैसे ही बिजनेस का कैपिटल थोड़ा सा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉट कैपिटल, माने बिजनेस का खर्चा थोड़ा कम होता है तो वैल्यू थोड़ा बढ़ता है। हाउएवर बियॉन्ड दैट पॉइंट रिवर्स ट्रेंड इमर्ज, अगर ये पॉइंट अगर निकल जाए तो रिवर्स ट्रेंड आ जाता है, माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाते हैं और फर्म का वैल्यू भी गिर जाता है। द प्रिंसिपल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस अप्रोच इज दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इस अप्रोच का मेन अप्रोच यही है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर माने आपके पास लोन कितना है, आपके पास इक्विटी कितना है, ठीक है, और आप उसको कितना ऑप्टिमल लेवल में यूज कर पा रहे हो।
कितना आप उसको मिनिमाइज करके रख सकते हो। जैसे कि बाइजू का प्रॉब्लम बता रहा था, है ना। बाइजू तो सर छोड़ो, शाहरुख खान को नहीं रख पाया। बाइजू इंडियन टीम का जर्सी में ब्रांड एम्बेसडर था, उसका भी एंडोर्समेंट उसको हटाना पड़ा, है ना। तो ये सब बहुत एग्जाम्पल है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना कोई मामूली चीज नहीं है। ठीक है, कैपिटल जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन उसको मैनेज करना, ऑप्टिमल उसको मिनिमाइज करके चलाना। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सर्टेन पीरियड एंड देयर आफ्टर ये बढ़ता है। द एक्सपेक्टेड रेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज ग्रेजुअली। पहले सब कांस्टेंट रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। आफ्टर दैट द इक्विटी शेयर होल्डर स्टार्ट्स परसीविंग अ फाइनेंशियल रिस्क एंड देन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिमल पॉइंट द एक्सपेक्टेड रेट इंक्रीज स्पीडीली। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये बताते हैं शुरू में सब कांस्टेंट रहेगा, पर धीरे धीरे सब बढ़ जाएगा। और एज ए रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि शुरू में दोनों रेट कांस्टेंट है, डेब्ट भी कांस्टेंट, इक्विटी भी कांस्टेंट, इसलिए स्टार्टिंग में ओवरऑल कॉस्ट कम होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही डेब्ट भी इंक्रीज करता है, इक्विटी भी इंक्रीज करता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाता है, जो आपको ग्राफिकली भी दिख रहा होगा। यही चीज आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा, है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी स्टार्टिंग में कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी स्टार्टिंग में कांस्टेंट है। तो क्योंकि दोनों स्टार्टिंग में कांस्टेंट है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नीचे गिरा है। लेकिन जब जैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी बढ़ने लगा, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच का आइडिया है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, ठीक है, रिस्क के अंदर। अब आप इसको ऑप्टिमल स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑकर एट द पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ द फर्म इज हाईएस्ट। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर इस पॉइंट को बोलते हैं, दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, जो मैंने आपको भी ड्रॉ करके दिखाया था। आप देख सकते हो, मैंने भी ड्रॉ किया था ना, ये देखो, जहां पर सबसे आपका खर्चा कम पड़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां पर सबसे लो है, वहां पर आपका फार्म का वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। जो बिजनेस ये मेंटेन कर पाता है, वो बिजनेस अपने आप को 4 चांद लगा सकता है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम वैल्यू, ये जैसे ही कोई फार्म मैनेज कर सकता है, वही फार्म आगे जाके अपना रास्ता बड़ा कर लेता है, बिजनेस बड़ा कर लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल। ऑप्टिमल माने कम खर्चा कम है और इनकम ज्यादा है, वैल्यूएशन ज्यादा है। ठीक है, लेकिन सर ये जितना चीजें मैंने आपको बताया, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग एज वेल एज ट्रेडिशनल, ठीक है, सभी चीज एक तरफ है। आगे आगे मैं आपको कुछ और फेमस लोगों का बात करूंगा, ये सब पुराना बातें हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर टोटली इररिलेवेंट. Modigliani Miller supports the net operating income approach but provides behavioral justifications. अब एडवांस लेवल डिस्कशंस होगा। नेट ऑपरेटिंग अप्रोच जो है, इसको मतलब मॉडिगिलियनी मिलर इज अ वेरी, दे आर वेरी फेमस फाइनेंशियल गुरु, ठीक है, इन वेस्टर्न वर्ल्ड। ये लोग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, साथ में बिहेवियरल जस्टिफिकेशंस भी दिया है। ट्रेडिशनल अप्रोच स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, ये नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलता है। ठीक है, ये बैलेंस बना के चलता है। तो मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच का भी एक हाईलाइट दे देता हूं सर। द फर्म शुड स्ट्राइव टू रीच द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, माने जहां पर कॉस्ट सबसे कम हो, and its total valuation through a judicious use of both the debt and equity in a capital structure. At the optimal capital structure, the overall cost of capital will be minimum and the value of the firm will be maximum. यही ट्रेडिशनल अप्रोच का आइडिया है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, इंद्रो लिमिटेड, जिसका EBIT दिया है 1 लाख का। कंपनी मेक्स यूज ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल। फर्म के पास 10% डिवेंचर है 5 लाख का, माने 5 लाख का 10% इंटरेस्ट हो जाएगा। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया है 15%। They ask you to calculate the total value of the firm and overall cost of capital. लगा दो अपना दिमाग। EBIT आपको पता है कितना है, EBIT 1 लाख का। यहाँ से इंटरेस्ट को माइनस करो भाई, 50,000। अर्निंग कितना अवेलेबल होगा इक्विटी के लिए, 1 लाख का था टोटल EBIT, वहां से इंटरेस्ट चला गया तो पड़ा रहे 50,000। इक्विटी रेट है KE,
तो जितना आपका अर्निंग अवेलेबल है डिवाइडेड बाई के करो, यानी 50,000 डिवाइडेड बाई 15% करने से आएगा 3,33,333, दैट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। डेब्ट का वैल्यू आपको पता है 5 लाख, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 5 लाख प्लस 3 लाख 333, 8 लाख 333 है ना। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर के ओ बोला है, आप केसी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, एक ही बात है सर। तो केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के ई इंटू के ई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कितना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में गिवन है 15%, तो के ई इंटू डेब्ट बाई माने सॉरी एस माने क्या है सर ओवरऑल इक्विटी ना, माने आप इसको क्या करना है आपको, ये बेसिकली वेटेज कर रहे हो आप 3,33,333 डिवाइडेड बाई 8,33,333, मैंने ये कुछ नहीं किया मैंने, ये बस कितना आपका डेब्ट और कितना आपका इक्विटी है वो रेशियो आप मेंशन कर रहे हो। तो 3,33,333 आपका क्या है सर, ये आपका इक्विटी है, और 8,33,333 आपका वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू में इक्विटी कितना, समझ रहे हो बात? हेलो, प्लीज समझो बात को, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपको दिया है वो तो 15% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू एस बाई भी, एस बाई भी माने एस माने इक्विटी का वेटेज टोटल वैल्यू में, प्लस कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंटू डेब्ट का वैल्यूएशन वेटेज ओवरऑल वैल्यू में। तो टोटल वैल्यूएशन है 8,33,333, उसमें इक्विटी का वेटेज कितना है, डेब्ट का वेटेज कितना है, जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसी तरह से इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी संपर्क बता रहा था सर ये अप्रोच खराब चीज है, नहीं सर ये अप्रोच बहुत अच्छा चीज है, आपको बहुत काम आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में तो बहुत यूज होता है इस अप्रोच का, ये वेटेज के लिए चाहिए होता है, टोटल वैल्यू में कितना इक्विटी है कितना डेब्ट है, सिंपल। इसको इसी तरह से भी कहा जाता है कॉस्ट ऑफ मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी बाई टोटल वैल्यू, वैल्यू ऑफ डेब्ट बाई टोटल वैल्यू, मानी ये टोटल फर्म का वैल्यू है, उसमें टोटल इक्विटी कितना डेब्ट कितना, एस फॉर इक्विटी है, ठीक है, डी फॉर डेब्ट है। अब अलग अलग जगह में आपको अलग अलग नाम मिलेगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना जो भी नाम जानते हो उसी नाम से लिख दो। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना बन गया 12%। 12% का मतलब क्या कि 8,33,333 आपका वैल्यूएशन है, जिसमें 12% का कॉस्ट है आपका, जो बिजनेस को चलाने के लिए लग रहा है। इतना आपको मेंटेन करके उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस आगे चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 8,33,333 में आपका वैल्यू कितना बढ़ा 1 लाख, माने आपका प्रॉफिट कितना है 1 लाख। तो वैल्यू कैसे है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आएगा 1 लाख बाई 8,33,333, मतलब ये भी बहुत ईजी अप्रोच है, आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ये और है, तो 1 लाख आपका एक्चुअली ईबीआईटी है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू आपका क्या 833,333, तो इसमें भी आपको परसेंटेज मिल जाएगा 12%। एक ही बात है, जो पसंद है वो करो, जहां वेटेज जरूरी है वेटेज करो, जहां वेटेज नहीं है वो इस तरह से करो, ठीक ठाक। हेलो, अप्रोच क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में और मजा आने वाला है सर, क्योंकि हम लोग फार्म का वैल्यू को सीखेंगे और उसमें हम लोग बड़े बड़े ऑथर का बात करेंगे सर। मॉडी गिलनी मिलर बहुत फेमस है, हर जगह में पढ़ा जाता है एमएम अप्रोच, लेकिन एमएम अप्रोच को जानने से पहले आपको ये सब जानना जरूरी था जो ट्रेडिशनल लेवल में यूज होता था, ठीक है, फाइनेंशियल लेवल में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड वगैरह में, ठीक है, ये सब चीजों को पहले डिस्कस किया गया, टीम ऑफ बोर्ड के थ्रू से बनाया गया, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये सब अप्रोच को देखा, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने अपना राय दिया, फिर वही चीज आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट दिन एमएम अप्रोच बताऊंगा, कोई मतलब डरने वाला बात नहीं है, या फिर ऐसा कोई बहुत बड़ा कठिन चीज कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, प्रैक्टिस चाहिए सर, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ाया लिखाया उसको आप अगर घर पे प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आप ये अप्रोच याद रखोगे, एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे सीए के एग्जाम में तो पूछ लेते हैं, आपको कोई भी अप्रोच
पूछ के ना उसके ऊपर बेस करके उसका अप्रोच का जो आइडिया है वो पूछ सकता है कि ये अप्रोच आपको ट्रू फॉल्स पूछ सकता है। ठीक है कि नेट इनकम अप्रोच में क्या मेन मतलब ऑब्जेक्टिव है, नेट ऑपरेटिंग में क्या ऑब्जेक्टिव है, ट्रेडिशनल क्या बताते हैं, मॉडिक्यूलर मिलर किसको सपोर्ट करता है और सपोर्ट के लिए मॉडिक्यूलर मिलर क्या जस्टिफिकेशन देता है। ऐसा ऐसा सवाल हो सकता है। और साथ में बिजनेस को कौन सा यूज करना चाहिए वो बिजनेस अपने हिसाब से देख लेता है। ठीक है, ओके। तो बट्टा पूछा गया है चौथा, बोलो सर। यस सर। नील, राहुल, सोमपौर, यस सर। शालिनी, ओके सर। सर नोट्स मेरे से कलेक्ट कर लेना, सर नोट कलेक्ट कर लेना कैपिटल स्ट्रक्चर का। लेवरेज का नोट्स अगर मैंने नहीं दिया तो एक बार मुझे याद दिला देना सर, मैं लेवरेज भी शेयर कर दूंगा और आप लोग एक प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, नोट्स कलेक्ट कर लेना। मैं अभी होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेवरेज का होमवर्क बाकी जो लास्ट दिन दिया था वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, आज थोड़ा समझाने में समय लगा, नहीं तो आज ही होमवर्क करा देता। ठीक है, मैं पहले समझ गया था कि आप लोगों को थोड़ा सा चिंता हो रहा है, फिर मैं सोचा नहीं चलो कुछ एग्जाम्पल्स करा देते हैं। नहीं तो मैं सोचा था क्या कि आज आपको मैं ये सब अप्रोच का एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, मैं होमवर्क कराऊंगा, लेकिन फिर सोचा नहीं ठीक है करा देते हैं, नहीं तो ना ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या करा दिया सर ने। ठीक है, चलो गुड नाइट सर, बाय। স্যার हाँ बोल। আমার না একটুখানি একটা জিনিস মানে আপনার কাছে চাওয়া ছিল যে শনিবার দিনটা আজকেরটা আর কালকেরটা তো আমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে হবে না, এই 3টে ভিডিও আপনি আমাকে কালকে দিয়ে দেবেন? শনিবার দিন ট্যাক্সেশন ছিল, আজকে এফএম আর কালকে যে ট্যাক্সেশনটা হবে। তুমি এগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারিস নি তুই নাকি? না, না, আজ যেটাতে অ্যাটেন্ড করলাম শনিবারটা অ্যাটেন্ড করেছি, কিন্তু শনিবারের ভিডিওটা না আমি নিয়ে ওর কিছু আরকি পড়া রিভাইজ করতে পারিনি। আর আজকেরটা তো ভিডিও কালকে আপলোড হবে। আর আচ্ছা কালকে ঠিক তো আছে, তুই একটা কাজ করিস, তুই